नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2022-23 की सराहना। कहा, इस बजट से विकास को मिलेगी नई गति, पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी बनाएगा आत्मनिर्भर। सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस के पास नहीं था कोई नेता, इसलिए वीरभद्र सिंह 6 बार बने मुख्यमंत्री, फिर भी कांग्रेस नहीं कर पाई रिपीट। जयराम ठाकुर, सरकार रिपीट कर बनाएगी रिकॉर्ड। वीरभद्र सिंह पर की गई टिप्पणी पर भड़के बेटे विक्रमादित्य सिंह। मंत्री सुरेश भारद्वाज को दी नसीहत। कहा, अपने गिरेबान में झांके, सरकार रिपीट का सपना छोड़े, राजनीतिक जीवन के बचे कुछ दिन। वीरभद्र सिंह के लिए सुरेश भारद्वाज से सर्टिफिकेट लेने की नहीं है जरूरत। और पूर्व मंत्री मेजर सिंह मनकोटिया ने सीएम पर बने मीम पर कसा तंज। कहा, जयराम ठाकुर की हुई मशहूरी, 2 नंबर की दारू, संतरा और अंगूरी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया, जिसके बाद से प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी सराहना की और विकास के साथ साथ गति को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति मिलेगी। ये बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा तथा इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। मैं केंद्रीय बजट पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि यह बजट बहुत चीज़ों में आज से पहले जो बजट प्रस्तुत किए गए हैं उनसे हट करके हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स नए लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमुख रूप से इसमें जो हमारा आधारभूत संरचना को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से, सुदृढ़ करने की दृष्टि से इसमें फोकस दिया गया है सारे बजट में। और आज के इस दौर में जिसकी बहुत बड़ी एक आवश्यकता भी महसूस हो रही थी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि बहुत बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के साथ साथ में रखा गया है। जहां पूरे देश भर में इस बजट की सराहना हुई है, इसका अभिनंदन हुआ है, वहां मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी इस बजट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात, पहली बात अगर मैं शुरू करूं इसमें, तो प्रमुख रूप से इसमें जो प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो रेलवे नेटवर्क की बात है, चाहे वो हवाई अड्डे की बात है, चाहे वो बंदरगाह की बात है, चाहे वो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की बात कहें और चाहे हम जलमार्ग की बात कहें, सभी चीज़ों को, सभी इन जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम हैं उनको मजबूती देने की दिशा में और उनको गति देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हुई है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि जितनी हम कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी बाई एयर है, चाहे बाई रोड है, चाहे उसके अतिरिक्त चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी की बात है
और उसमें फोकस होकर के और भी ज़्यादा इसमें अब जो और चीज़ों को भी जोड़ा गया है जिनका मैंने जिक्र किया है। और शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आज दिन तक कभी भी सरकार रिपीट नहीं करवा पाई है। वीरभद्र सिंह 6 बार सीएम बने, लेकिन कांग्रेस कभी भी रिपीट नहीं हुई। वह 6 बार सीएम इसलिए बने क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई दूसरा नेता नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यह परंपरा इस बार खत्म होगी और 2022 में जयराम सरकार रिपीट करेगी। उन्होंने प्रदेश के लिए कई विकास कार्य किए हैं। जयराम जी की सरकार ने पहले ही दिन से अपने आप को हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता के प्रति डेडिकेट किया था और पहला ही निर्णय आम गरीब जनता के हक में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 80 लाख से 80 वर्ष से की आयु के जो लोगों को दी जाती थी, उस 80 वर्ष की उम्र को कम करके 70 वर्ष किया गया था, जिसके कारण लगभग 2.5 लाख नए लोगों को पेंशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की आम जनता के, आम गरीब व्यक्ति के प्रति जो है कमिटमेंट का एक उदाहरण था। और इसी प्रकार से 4 वर्ष पूर्ण होने पर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने जो एक घोषणा की है कि हम 60 यूनिट तक की जो बिजली के बिल हैं उनको कतई माफ कर देंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 60 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करने वाले उपभोक्ताओं को 0 टैक्स का जो है वो बिल प्राप्त होगा, यानी कि उसे 60 यूनिट बिजली का जो खर्चा है उसके साथ साथ जो मीटर रेंट इत्यादि भी लगता है वो भी माफ कर दिया जाएगा। वहीं सुरेश भारद्वाज के इस बयान के बाद वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह पूरी तरह से भड़क गए हैं। उन्होंने सुरेश भारद्वाज को नसीहत देते हुए कहा कि वीरभद्र सरकार पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें तथ्य और आंकड़ों को जानना चाहिए। वीरभद्र सरकार ने 1955 में सरकार बनाई और उसके बाद 1998 में भी उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। उस समय कुछ अपने बेगाने हो गए और भाजपा ने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई है। वीरभद्र सिंह का कद प्रदेश की राजनीति और विकास में काफ़ी योगदान रहा है। वीरभद्र सिंह का कद प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बड़ा है। उसका सर्टिफिकेट सुरेश भारद्वाज जी से लेने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करें। कैबिनेट मिनिस्टर ने जो टिप्पणियां वीरभद्र सिंह सरकार पर करी है, मैं समझता हूं कि उन्हें तथ्यों और आंकड़ों को जानना चाहिए। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार रिपीट नहीं हुई। 1995 के बाद जब वो दूसरी बारी मुख्यमंत्री बने उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनाई और 1998 में भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत में लाया। ये अलग बात है कि उस समय कुछ अपने जो है वो बेगाने हो गए, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो नहीं बन पाई और एक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। और वीरभद्र सिंह जी का जो कद है और हिमाचल कद था और उनका जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश के विकास में जो योगदान रहा है, उसका सर्टिफिकेट हमें माननीय सुरेश भारद्वाज जी से लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए और कहाँ वो अपनी सरकार को रिपीट होने के सपने देख रहे हैं। जहाँ के वो इंचार्ज थे जो अभी विधानसभा के उपचुनावों में जुब्बल कोटखाई के, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई और मात्र 2000 वोटों में सिमट कर रह गई। जहाँ पे भारद्वाज जी ने इतने बड़े बड़े भाषण दिए और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये कहा कि हम उन्हीं लोगों को ठेके देंगे जो भाजपा का समर्थन करेगा। उसके बावजूद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जमानत जब्त हुई है। तो उनको अपने गिरेबान पे झांकने की आवश्यकता है। उनकी सरकार के और उनके राजनीतिक जीवन के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। उनको अब आराम करने की आवश्यकता है। 4-5 महीने के मंत्री रह गए हैं, आराम से अपना समय बिताए और उसके बाद जो है वो आप आराम करें
और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। जैसे ही केंद्र सरकार ने बजट पेश किया उसके बाद से ही प्रदेश से उसकी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस बजट को सराहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेशवासियों के साथ एक बार फिर बजट के नाम पर धोखा हुआ है। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी की बात करें, जेपी नड्डा जी की बात करें या अनुराग जी की बात करें, अगर हिमाचल की दृष्टि से एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि आज 3-3 लोग अगर क्लेम कर रहे थे कि कुछ इस वक्त कोरोना के बाद लोगों को प्रदेश में कुछ राहत मिलने की आवश्यकता थी, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र था, चाहे वो एप्पल इंडस्ट्री थी, बागवानों की बात थी, किसानों की बात थी, या डेवलपमेंट की दृष्टि से रेलवे को आगे विस्तार की बात थी, या एयरपोर्ट्स बनने की बात थी। तो किसी भी तरह से कोई स्पेसिफिक हिमाचल के बारे में कोई घोषणा इस बजट में नहीं दिखी है। तो हिमाचल की दृष्टि से भी इस बजट को हम जो है जीरो कह सकते हैं कि कोई भी उम्मीद जो है लोगों की पूरी होती इस बजट में हिमाचल की दृष्टि से दिख नहीं। आज लोकसभा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया है वर्ष 2022-23 के लिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। बजट में समाज के विभिन्न वर्गों को राहत देने का प्रयास किया गया है। सहकारी क्षेत्र इस बात से दुखी था कि कंपनीज का तो कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो 15% था, जबकि सहकारी क्षेत्र को 18.5% देना पड़ता था। अब उसकी दर भी 15% कर दी गई है। साथ ही सहकारी समितियों के ऊपर जो सरचार्ज लगता था वो भी 12% से कम करके 7% किया है, अर्थात 5% की राहत दी है। ये स्वागत योग्य है। ये ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को नई गति देगा। इसी प्रकार लोकप्रिय योजनाएं जो हैं, जैसे हर घर नल से जल योजना हो तो उसके लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान और हाउसिंग के लिए 48,000 करोड़ का प्रावधान, दोनों स्वागत योग्य हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी निवेश को 68% कर दिया गया है, तो स्वागत योग्य है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत योगदान इसका रहेगा। दैनिक उपयोग की अनेकों वस्तुओं की कीमतें कम होगी, जो आम नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र के सामान के लिए भी बहुत सुविधाएं दी गई हैं, इससे सस्ता होगा और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने का प्रयास करते हुए कर्मचारियों को भी जो एनपीएस में केवल 10% की राहत प्रदेशों में मिलती थी, जो केंद्र में 14% थी, उसको बढ़ाकर प्रदेशों के लिए भी 14% करके कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास किया है। मैं कुल मिलाकर बजट का स्वागत करता हूं, वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज अपना बजट पेश किया। इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया, प्रत्येक सेक्टर को कैसे फायदा हो उसका ध्यान रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुदृढ़ किया जाए उसका ध्यान रखा गया, और हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बने इसकी सीधी झलक आज के इस बजट में दिखाई दे रही है। जहां हमारा रक्षा खर्च का पहले 58% खर्च घरेलू उत्पादों के लिए होता था, अब ये 58 से बढ़ाकर 68% कर दिया गया। जहां कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारा टैक्स रेट ज्यादा था, उसको घटाकर 15% कर दिया गया। जहां रेलवे का जाल बिछाने की जब बारी आती है तो देश भर में रेलवे की नई 400 गाड़ियां चलेंगी, रेलगाड़ियां चलेंगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो बाकी राज्य हैं उनके लिए 1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान रखा गया। अर्थात जब राज्य सुदृढ़ होंगे तो हमारा देश सुदृढ़ होगा, हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसलिए मैं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जहां बधाई देता हूं, उसके साथ साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने
प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक प्रदेश का ध्यान आज के इस बजट में रखा। पीएम मोदी ने मन की बात में ऊना के जय चौधरी की प्रशंसा की थी, जिसके बाद से परिवार व जिले ने इसे गर्व का विषय बताया है। आपको बता दें कि ऊना के जय चौधरी हुरन ग्लोबल 2021 की रिचेस्ट सूची में दुनिया के टॉप 10 भारतीय धनी व्यक्तियों में शामिल हैं। बीएचयू से पढ़ चुके जय ने बीएचयू को 7.5 करोड़ का दान दिया है। इससे पहले वह कोरोना संकट में करिंदर को 22 करोड़ दे चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है, मैं तो उसका एल्डर ब्रदर हूँ, तो हमारे जिला ऊना के लिए, हिमाचल के लिए भी ये गर्व की बात है कि हिमाचल का कोई ऐसा इंसान जिसने मेहनत की है और दुनिया वर्ल्ड लेवल पे जाके नाम प्राप्त किया है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। रही डोनेशन की बात, कोविड के लिए भी उन्होंने 22 करोड़ मेरा ख्याल दिया था पहले, उसने मोदी जी को ही दिया था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। तो बनारस यूनिवर्सिटी से उनका मेन लगाव इसलिए था कि उन्होंने वहाँ से डिग्री प्राप्त की थी, तो जो कुछ भी बना है वो बीएचयू के बेस पर ही बना है। तो यहाँ ऊना से उन्होंने 11th करने के बाद हिमाचल यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो बीएचयू में उनको डिग्री प्राप्त करने का मौका मिला, तो वहाँ वो 4-5 साल रहे हैं। तो उनका उनके से लगाव था और बीएचयू वाले उनको कॉल करते रहते हैं अपने फंक्शंस में, तो वो वहीं से ऑनलाइन ही उनको एड्रेस करता है। वैसे बीएचयू में आने का उसको मौका तो नहीं मिला, आया तो नहीं है, लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए उसने जो योगदान दिया है वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे हिमाचल के लिए भी फ़ख्र की बात है। और फिर मोरओवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर जिसका कोई पार नहीं है, उसके मुकाबले में वर्ल्ड में मैंने तो पहली बार ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा जिसमें इतना हिम्मत है, इतने गट्स हैं और देश के लिए इतना कुछ कर रहा है। उसके मुंह पे किसी का नाम आना, उसकी जबान से किसी का नाम आना, तो वास्तव में फख्र की बात है। बिलासपुर जिला के जुखाला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति अपने घर से काम के लिए जा रहा था, तभी पहाड़ी धरकने से सारा मलबा उस पर गिर गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से उस युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक युवक की पहचान धर्मपाल पुत्र रोशनलाल, गाँव नलवाड़, डाकघर जुखाला, जिला बिलासपुर, 31 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं मामले पर एएसपी सदर अमित कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही नमोल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि जब्बल पुल के पास, पुल के समीप ही एक लैंडस्लाइड हुई है और आशंका है कि कोई व्यक्ति उस लैंडस्लाइड में जो है फंसा हुआ है। तो स्थानीय लोग वहाँ पर पहुँचे, पुलिस टीम भी पहुँची, नमोगल से पुलिस टीम, हमारी थाना बरवाना से पुलिस टीम पहुँची। तो वहाँ पर पाया गया कि एक व्यक्ति जो है उस लैंडस्लाइड के मलबे की चपेट में आ गया है। उसे तुरंत जो है रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ पर उसे जो है मृत घोषित कर दिया गया। व्यक्ति का नाम रोशनलाल है, जुखाला का ही रहने वाला है। जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ उसका घर उसके पास ही है। तो व्यक्ति सुबह अपने घर से जा रहा था, उसी समय भारी बारिश की वजह से जो ज़मीन है, जो पहाड़ है मिट्टी का, आज जो है वो ढह गया, लैंडस्लाइड हो गया और उसकी चपेट में आने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पूर्व मंत्री मेजर सिंह मनकोटिया ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसा है। पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अवैध शराब माफिया पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन उन लोगों के पीछे जिन नेताओं का हाथ है उन नेताओं पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। मनकोटिया ने सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि सीएम में अगर दम है तो सीएम जल्द उन नेताओं के नाम ले और उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी जनता के सामने रखे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में दोनों ही पार्टियों की सरकारों में माफियाओं को संरक्षण देती आई है। आज सरकार को इन माफियाओं को बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा उड़ता पंजाब की तरह उड़ता हिमाचल बनने में देर नहीं लगेगी। हमने इसके बारे देखा है तो 2-4 स्लोगन जो उसमें आए हैं वो बड़े मजेदार स्लोगन है, जिसका जिक्र मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एक तो आ रहा है कि जयराम ठाकुर की हुई मशहूरी, जयराम ठाकुर की हुई मशहूरी, 2 नंबर का दारू, संतरी और अंगूरी। एक तो ये नारा आया है। दूसरा आया है सफेद चेहरा काली करतूत, इन नेताओं ने मचाई लूट। तो ये आज मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इन लोगों की। ये साहब, मैंने आज विशेष जो मुद्दा जो मैंने आपके सामने रखा है वो ये रखा है कि
काफ़ी दिनों से जो बहुचर्चित एक विषय है, जो मीडिया ने भी उजागर किया, और वो उजागर इसलिए हुआ क्योंकि शायद सुंदरनगर में 5 मौतें होंगी या 7 मौतें होंगी, बाद में 2 शायद और जो हैं वो उनका भी निधन हो गया। ये 2 नंबर की दारू पी के, जो शराब जो वहाँ अवैध तरीके से निकालते थे, वो शराब पी के वहाँ वो लोग जो हैं अपनी जान खो बैठे और बहुत से जो थे वो बीमार हो गए। तब ये जब मीडिया ने इस बात को उछाला है, तब से ये चर्चा हो रही है कि ये लोग जो अवैध रूप से अपनी फैक्ट्रीज और कारखाने चला रहे थे अवैध शराब की, और मैं तो हैरान हूँ, आपके माध्यम से भी पता लगा कि ये जो धंधा काला धंधा जो चल रहा था 2 नंबर की शराब से, ये हिमाचल प्रदेश का शायद ही कोई क्षेत्र होगा जिसमें इन्होंने ये धंधा नहीं चालू किया रखा। हमीरपुर से लेके ये नालागढ़, रामशहर, ये बद्दी बरोटी वाला, ये मंडी, सुंदरनगर, कुल्लू, कांगड़ा, नूरपुर, छन्नी, शाहपुर, नेटी, मतलब बिलासपुर, अभी बिलासपुर का भी नाम आ गया, ऊना का नाम अलग आ रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां इन्होंने अवैध रूप से अपना ये कारोबार और धंधा जो है 2 नंबर शराब की, अवैध शराब का नहीं चला रखा। तो अगर ये मौतें ना होती तो इसका मतलब तब तक भी ये दबा रहता, और हिमाचल प्रदेश में इतनी मिकदार में 2 नंबर की शराब बन रही है, अवैध शराब बन रही है, और वो बोतलें जो हैं, लेबल जो हैं, वो कहाँ छपे हैं, सारा इनको पता लग गया इस चीज़ का। लेकिन ताज्जुब इस चीज़ का है कि 4 वर्ष तक जयराम सरकार जो है ये चुप्पी साधे रखी, इनको पता नहीं था, इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कोई नहीं है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चुप क्यों बैठा था। संपूर्ण हिमाचल में मेरे साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।